ऑलराइट, नमस्कार, हाय लीना, स्वागत स्वागत सेशन में स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग ने जो चीज़ें देखी थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो हम लोग ने यहाँ पे इंडिया के फैक्ट्स पॉपुलेशन से रिगार्डिंग वो देख लिए थे, किस फेज़ में क्या सीन चल रहा था, किधर पॉपुलेशन और किधर डेथ रेट था, वो सब पैटर्न हम लोग ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग ने जो चर्चा करी थी कि किस तरीके से यहाँ पे जो अपना हम लोग को पॉपुलेशन ज्योग्राफी में देखने को मिलता है एक वेरिएशन। इसमें हम लोग ने जो आपस में वेरिएशन डिस्कस किए थे वो थे स्पेशियल टेम्पोरल वेरिएशन, अलग अलग जगह पे देखा था। फिर हम लोग ने एक हेडिंग देखी थी कि ग्रोथ रेट इंडिया में इतना ज्यादा क्यों है। फिर अभी जो परसों का लेक्चर हुआ है वहां पे हम लोग ने देखा था कि डेमोग्राफिक्स फैक्टर और कौन कौन से हैं, जैसे लिटरेसी देखा था, सेक्स रेशियो देखा था, डिपेंडेंसी रेशियो देखा था। इसी में लास्ट में हम लोग ने आई थिंक डेमोग्राफिक डिविडेंड डिस्कस कर लिया था, राइट। सो इस तरीके से अपनी क्लास चली इस टाइम पीरियड में, इस दौरान। तो आज हम क्या करते हैं, आप लोगों के साथ जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज रही उसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ एक सेक्शन है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, वो देखेंगे। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, उसको देखेंगे। तो जो अपना सिलेबस का पॉइंट है, सिलेबस में जो बातें मेंशन है वो अपनी हो जाएगी। अच्छा, जब हम प्रॉब्लम्स देख लेंगे तो मैं आप लोगों को हल्का सा स्विच कराऊंगा उसके सॉल्यूशन पे, क्योंकि वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सोशल वेलबींग का कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आप लोगों को वहां ले जाऊंगा। तो आज का और कल का जो लेक्चर रहेगा, तो इस तरीके से हम लोग का टाइम यूटिलाइज होगा। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये देखेंगे और बुक में जो पर्टिकुलर रेफरेंसेस रहेंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। ध्यान रखिए, क्लास के नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के नोट्स, उसके बाद जो हम अंडरलाइन कराते हैं, किताब में आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उतना जरूर पढ़िए जितना हम रेफरेंस आपको देते हैं, क्योंकि अगर किताब पढ़ने लग जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए टाइम को इतना आपको यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो जितना रेफरेंस मैं बताऊं उतना। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज से। ठीक है, बाकी ज्वाइन होते रहेंगे। ऑलराइट, कूल। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज, इसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज, इसमें अगर बात करी जाए, स्टार्ट करते हैं। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, सबसे पहले तो एक बात आती है कि ये प्लानिंग जो हो रही है, पर्टिकुलर ये जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, कि ये क्यों करी जा रही है, पॉपुलेशन की जो प्लानिंग है वो क्यों करी जा रही है। इसको समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वाई, राइट, वाई ये क्यों की जाती है, इसको समझना अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक हम लोग ने देखा कि किस तरीके, गुड इवनिंग अपर्णा। अभी तक हम लोग ने देखा कि किस तरीके से पॉपुलेशन का पैटर्न रहा है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, किस तरीके से रूरल अर्बन डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड, वो हम लोग को देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवीन किया, राइट। तो पॉपुलेशन पॉलिसी, दीज आर, तो ये पहला अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, तो कुछ छूटा नहीं है अभी, इससे पहले हम रिवीजन करा रहे थे। सो दीज आर द मेजर्स, these are the measures, these are the measures by a range of social institutions including government,
which may influence the size, distribution, and composition of human population. ये एक जनरल बात, ये क्या है, ये मेजर्स हैं, measures that has been taken by a range of social institutions. तो सरकारी और गैर संस्कारी काफी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, which may influence the size, distribution and composition of human population. Right? एक और पॉइंट लिख लीजिए, these are set of coordinated laws aimed at reaching some demographic levels. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कुछ लॉज हैं, कुछ कोऑर्डिनेटेड लॉज हैं, ऐसे नहीं मन से किया और बना दिया, कोऑर्डिनेटेड लॉज हैं, काहे के लिए एम कर रहे हैं कि एक सर्टेन डेमोग्राफिक लेवल हम लोग अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे अपना एक टारगेट है TFR 2.1 अचीव करना, जैसे अपना टारगेट है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर देना 2045 तक, राइट? तो ये सब कुछ आंकड़े हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर देना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर देना, तो ये सब कुछ टारगेट है, कुछ एम कर रखा है हम लोग ने, तो यही है रीचिंग सम डेमोग्राफिक लेवल्स। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जो हम लोग का आंकड़ा है वहां तक हम लोग जो टारगेट किया है वहां तक पहुंचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज आर नीडेड, व्हाई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज एज सच नीडेड, सो व्हाई इट इज नीडेड, अब ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग, why it is needed। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग, ये सब क्यों जरूरी है? बिकॉज इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, राइट? इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी। ऐसे थोड़ी ना है कि ऐसे ही चलता रहेगा। इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी का मेरा ये मतलब है कि रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड है मेरी बात, क्योंकि रिसोर्सेज इकोनॉमी में लिमिटेड है। ऐसे थोड़ी ना है कि पॉपुलेशन सब लोग बढ़ाते जाओ, संसाधन की कमी है, संसाधन अनलिमिटेड होके नहीं आया है किसी के पास। तो प्रॉपर चैनलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी मस्ट। सो साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर करता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। पता चले कोई ऐसे एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करता है, तो वहां से लोगों को माइग्रेट कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज ही नहीं है, राइट? इसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो भी अपनी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ग्रोथ रेट आगे आने वाले समय पे कैसा क्या होने वाला, ये आज के ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है। अब पता चले बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है तो आगे जाके उसकी इकोनॉमी बैठेगी, क्योंकि वहां पे लोगों का कंजम्पशन होता जाएगा, और इस तरीके से अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ जाएगा चीजें। तो जब भी कंट्री इंपोर्ट करेगी तो उसका बिल फटेगा, तो जाहिर सी बात है फिनेंशियल बर्डन पड़ेगा सरकार पे। सो ये अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं? कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न डिसाइड करते हैं। और खासकर भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसी इकोनॉमी के लिए तो और ज्यादा मायने रखता है। डेवलपिंग फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ये तो और मायने रखता है। कैसे? क्योंकि यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज्यादा बच्चे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उतनी इनकम लेवल नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। इसके बाद फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ अचीव करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। पॉवर्टी से निपटने के लिए प्लानिंग जरूरी है पॉपुलेशन की, ऐसा नहीं करोगे तो पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, राइट। हेल्थ, हेल्थ और इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब क्रिएट कर, वो सब सही से हो, उसके लिए पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना होगा। सो दीज आर एक्चुअली गोल्स ऑफ पॉलिसी, गोल्स ऑफ पॉलिसी। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर हेल्थ, पॉवर्टी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि किस तरीके से वहां की पॉपुलेशन पॉलिसी होगी और होनी चाहिए। लिख लिया, डन। अब मेन पार्ट पे शुरू होने जा रहे हैं। ओके कूल। भारत में अगर बात करी जाए, मैं आपको एक ग्लिम्प्स दूं, एक अगर मैं आप लोगों को ग्लिम्प्स दूं कि क्या है हिस्ट्री, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज। सो बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस दो कमेटी बनाई गई थी। बिफोर इंडिपेंडेंस दो कमेटी बनाई थी, लोग अलग अलग बातें बोली थी। क्या बातें बोली हम लोग को ये नहीं समझना है, हम लोग को मेन फोकस रखना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 पे। ये एक टाइमलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो बिफोर इंडिपेंडेंस 1940 में एक कमेटी बनी थी और 1943 में एक कमेटी बनी थी। 1940 में जो कमेटी बनी थी वो थी राधा कमल मुखर्जी कमेटी, राधा कमल मुखर्जी कमेटी, ठीक है। इन्होंने बोली थी कि सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए लोगों को, अवेयरनेस फैलाने की बात इस कमेटी ने रिकमेंड करी थी। 1943 में जो कमेटी बनी थी वो भोरे कमेटी थी, भोरे कमेटी 1943 में। इन्होंने तो और आगे चल के बात बोल दी कि डेलिब्रेटिव मेथड्स अपनाने चाहिए, अपनाने होंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, डेलिब्रेटिव। ये रही बात दो कमिटीज जो बनी बिफोर इंडिपेंडेंस। इसके बाद देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस आप लोग को बता दें 1952 इंडिया was the first in the world, India was the first in the world, first country in the world to launch national program on family planning। बहुत बड़ी बात है, नेशनल प्रोग्राम ऑन फैमिली प्लानिंग। इसको जो लॉन्च किया था वो हमारे 5 ईयर प्लान्स में लॉन्च किया गया था। इसके बाद अलग से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है 1976 की, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है आपकी 2000। तो ये जो 1952 वाला था एक्चुअली वो 5 ईयर प्लान में ही लॉन्च कर दिया था, नेशनल प्रोग्राम ऑन फैमिली प्लानिंग। आज अन अकेडमी पे भी मैंने ये जो लेक्चर लिया है उसमें ये इंक्लूड था, क्योंकि पॉपुलेशन का चैप्टर चल रहा था ना, तो उसमें भी ये चीज थी। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, राइट, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। और अन अकेडमी पे तो एनसीईआरटी हम कवर करा ही रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। अभी हम दिखाते हैं आपको जो बुक आज पढ़ाई एनसीईआरटी की, क्लास 9th लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। लिख लिया, डन।
ओके ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट कूल। हाय प्रतीक, स्वागत। चलिए बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976, इसमें क्या इन्होंने बात बोली? इसमें इन्होंने बात बोली कि जो मिनिमम एज है लड़के लड़कियों की शादी कराने की, उसको बढ़ाना होगा। राइजिंग दी, इंक्रीजिंग दी मिनिमम। और आज के बाद, आज के टाइम पे भी बात हो रही है ना? पीएम मोदी जी ने ये चीज बोली है अपनी स्पीच में। लड़कियों की जो मैरिज एज है उसको 21 कर देंगे। अभी 18 है, उसको 21 करने की अभी 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 बात हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बहरहाल, इंक्रीजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टू 21 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसमें इन्होंने ये बात बोली थी इस पॉपुलेशन पॉलिसी में। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि मॉनेटरी इंसेंटिव दो। किनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दो? मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल जो लोग करते हैं या कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं, कोई कंट्रासेप्टिव वाला कोई तरीका अपनाते हैं, नसबंदी वगैरह, तो उनको मॉनेटरी इंसेंटिव दो। इसके बाद इसमें क्या बोल रहा बात? इम्प्रूविंग लिटरेसी लेवल्स, इम्प्रूविंग लिटरेसी लेवल्स थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल चैनल। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल चैनल। ये फॉर्मल और नॉन फॉर्मल चैनल क्या है? इसका बेसिकली ये मतलब है, फॉर्मल मतलब स्कूल कॉलेजेस, ये हो गए शिक्षा जिनसे आप दे सकते हो। नॉन फॉर्मल चैनल हो गए कि आपका जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या आपने सोसाइटी में कुछ लोगों का समूह बना लिया, उसके द्वारा आप प्रोवाइड कर रहे हो एजुकेशन, तो दैट इज नॉन फॉर्मल चैनल। नुक्कड़ हो गया, ऐसे अगर कोई बात प्रसारित करनी है, कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन है उसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेट करिए। इनकलकेटिंग, इनकलकेट मतलब होता है मिलाना, समाहित करना। इनकलकेटिंग पॉपुलेशन एजुकेशन इनटू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, राइट। एक जो इंपॉर्टेंट बात है इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976, आगे जाके क्या होता है, और इसी पे यही यही एक सेटबैक लगता है। आई थिंक मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से इमरजेंसी के टाइम पे कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन वाली बात हो गई थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कह दिया था कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन सभी का कराओ। तो पकड़ पकड़ के कैंप वगैरह में नसबंदी कराई जा रही थी। लेकिन फिर वही ये सोचा क्या गया था और सोचा हुआ क्या कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो बढ़ गई, बूस्ट अप हो गई, क्योंकि लोगों ने उसको रिटेलिएट किया, लोगों ने उसके उसके प्रति आक्रोश अपना दिखाया। तो यहाँ पे लिख लो जरा एक बात, सेंटर अलाउड द states to go for compulsory sterilization, to go for compulsory sterilization. Compulsory sterilization. And this program was a setback to the family planning in India. And this program was a setback for the family planning
in India. राइट, सो ये आपके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 को ये सारी चीजें अच्छे से कवर करती हैं. सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया. यस, इट वाज द फर्स्ट नेशनल population policy, first national population policy of India. Next, national population policy 2000. National population policy 2000. It was the second national population policy. Second national population policy. इसमें लिखिए MS Swaminathan was the head. MS Swaminathan was the head. ये हेड थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया, पूरा ये जो पॉलिसी थी उसको ड्राफ्ट किया. MS स्वामीनाथन. आई थिंक आप सभी लोग इनका नाम जानते होंगे. अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछा जाए, बात करी जाए, तो MS स्वामीनाथन है. MS स्वामीनाथन. इनके कोड्स, इनकी थ्योरी इन द सेंस की इनके जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, रिकमेंडेशन है, वो आप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो. खासकर इंडियन एग्रीकल्चर में, योजना में वगैरह में भी इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं. तो जब भी एग्रीकल्चर या वाटर रिलेटेड कुछ बात होती है तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडर किया जाता है. चलिए, सो इट इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर independence we have comprehensive policy. We have comprehensive policy that talked about not just population growth, but it integrated with child health, maternal health, need for contraceptives, and women empowerment. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या है, कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी. अभी इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी वो इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी. इन्होंने मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाया कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग डायमेंशन से काम करना पड़ेगा. जैसे चाइल्ड हेल्थ पे बात करी, मटेरियल हेल्थ पे इन्होंने बात करी, कंट्रासेप्टिव्स पे बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करी. राइट, तो अपने को समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलिसी थी वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रही है और अभी तक इसको कोई रिप्लेस नहीं किया है. मतलब अभी रूल्स वगैरह तो आए हैं, नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स जिन्हें बोलते हैं, 2010 में आए हैं. वो गोल्स हैं अपने, लेकिन एज सच अगर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें तो 2000 से बस यही चल रहा है. अभी आज के टाइम पे भी यही है, लेकिन कुछ गोल्स हैं जो इंडिया ने माने हुए हैं कि हम लोग इसको कवर करेंगे आगे, तो वो चीज तो अलग है. बट एज सच नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ही है. इसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आई है. तो इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव जब हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक है इमीडिएट है, फिर यहीं पे है मिड टर्म और उसके बाद लॉन्ग टर्म. सो इमीडिएट क्या है, इमीडिएट
इमीडिएट ये है कि आप जो सर्विस, जो हेल्थ केयर सर्विस है उसको आपने इम्प्रूव करना है, राइट। सो इम्प्रूविंग healthcare services, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो बच्चे हैं चाइल्ड केयर वो इम्प्रूव करना है, चाइल्ड केयर। इसके बाद मिड टर्म की अगर बात करी जाए, मिड टर्म में इन्होंने कहा है कि जो अपना TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसको 2.1 करना है, 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, 2.1 करना है, मेंटेन करना है, TFR 2.1 मेंटेन करना है। लॉन्ग टर्म ये है, हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइज करनी है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045। और अगर आप लोग को याद हो, मैं यही बात बार बार बोलता रहता था पहले, और इससे पहले ही अचीव हो जाएगा। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बोला गया, उससे पहले ही अचीव हो जाएगा। 2045 क्या 25-30 तक ही होने की संभावना है। हाँ, सो ये बात हो गई आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की। लिख लिया सबने? डन। तो एक पार्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी करा दें, इसके बाद हम आप लोगों को प्रॉब्लम कराएंगे, राइट। प्रॉब्लम कराएंगे कि पॉपुलेशन के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो हम लोग देखेंगे। सो क्या क्या प्रॉब्लम है, अब ये डिपेंड करता है आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो। किस परिप्रेक्ष्य में मतलब कि आप डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हो, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हो, तो वो मेरा कहने का मतलब है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इसको आप नेक्स्ट पेज से डालिएगा। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें तो इसके कई फैक्टर हैं, कई कारण, बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अगर इसको हम लोग क्या करें कि एक सेक्शन में पढ़ें, तो यहां पे समझ में आता है कि प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज में, कुछ प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको जितने हम पॉइंट्स लिखा रहे हैं उतना ही लिख लीजिए, राइट, और उसी में बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी। बहुत छोटा टॉपिक है प्रॉब्लम, लेकिन अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसको सेग्रीगेट कर दिया है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के उसमें रिस्पेक्ट में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, पॉइंट्स लिख लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, याद रखो। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम है इनकी, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग जानते हैं कि भले ही डेथ रेट यहाँ पे इन्होंने कम कर लिया, लेकिन बर्थ रेट उस हिसाब से कम नहीं हो रहा है, अभी भी वो थोड़ा कंटिन्यू फेज में। क्यों? क्योंकि जो पहले बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, अब वो एडल्ट हो गए, अब वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में आ गए। तो पॉपुलेशन होमियोस्टैसिस, जो हम लोग ने एक चीज देखी थी, इनर्शिया हम लोग ने देखा था, वो काम कर रहा है। तो अभी उसमें समय लगेगा उसको स्लो डाउन होने में। सो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, इसके बाद पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। आराम से फिर आप लोग इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो, बस हेडिंग समझे रहो क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसके बाद मिसमैनेजमेंट ऑफ
रिसोर्सेस। सो अभी जो पॉइंट बोला अपर्णा ने अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड वाला, वो हम इसी में रखेंगे, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट होना, चाहे आप एग्रीकल्चर रिसोर्सेस की बात करो, लैंड रिसोर्सेस की बात करो, वाटर की बात करो, तो ये इसमें सब आ जाएगा। आप द लिस्ट कैन गो ऑन। जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होता है, सो इट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद यहाँ बात करें स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आज के टाइम पे भी अगर बात करें, सो अराउंड 50-60% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी बेस्ड है प्राइमरी सेक्टर पे, मतलब एग्रीकल्चर पे। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी इतना अपना नहीं ड्राइव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सो स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट ऑर्थोडॉक्सी, अपने यहाँ इसकी भी प्रॉब्लम है, ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादिता। इसके बाद है कई कई जगह प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन, कई कई जगह ये भी प्रॉब्लम है। कई कई जगह रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कई जगह प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन, ये भी कई जगह पे कारण है। अभी अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। तो अंडर पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है, वहां पे रिसोर्सेज हैं लेकिन वहां पे उस तरीके की, उस संख्या की पॉपुलेशन नहीं है कि उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। तो ये भी डेवलपिंग कंट्रीज में कई जगह प्रॉब्लम है, इंडिया की बात नहीं है ये, बस ध्यान रखो। ये हमारा जनरल नोट है, डेवलपिंग कंट्रीज में कई जगह पे है कि वहां पे रिसोर्सेज हैं लेकिन वहां पे लोग नहीं है। सो प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज का इतना ज्यादा क्या दिक्कत होगी, उनको पॉवर्टी वगैरह थोड़ी ना होगी, पॉवर्टी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब इनका थोड़ी ना प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ। लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ, इतनी ज्यादा इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये सब है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि परेशान है इतने ज्यादा लाइफ का। भले ही एक पॉइंट पे लगे कि यार ये सही है इनका, ये इनका सही है, इतना लंबा जी रहे हैं, लेकिन ये भी एक तरीके की ये बून नहीं है अगर देखा जाए, इतना ज्यादा जीना, राइट, और वो भी अकेले जीना। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इंडिविजुअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है डेवलप्ड नेशंस में, तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, इंडिविजुअलिज्म वाला, केवल अपना ही तक सीमित रखना। इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, स्मॉलर वर्कफोर्स। यहाँ पे लोग, वर्कफोर्स यहाँ पे इतने ज्यादा लोग नहीं अवेलेबल हैं काम करने के लिए, इसीलिए ये लोग क्या है कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं लोगों को, इन द सेंस जैसे जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, काफी यूरोपियन नेशंस हैं जो लोगों को कहते हैं आइए हमारे यहाँ पे काम करिए। तो स्मॉलर वर्कफोर्स वहां पे। इसके बाद क्योंकि हम लोग को याद होना चाहिए कि यहाँ पे इनका जो पिरामिड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे और ज्यादा हो गए, यहाँ पे और ज्यादा हो गए, यहाँ कम है नीचे, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे भी है अच्छे खासे। तो इनका जो 8-6 पिरामिड बनता है कुछ इस तरीके का बनता है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी मात्रा है लोगों की। हाँ, जिसको हम लोग ने इन्वर्टेड बोला था, वेरी गुड, कुछ इस तरीके का था। स्मॉलर वर्कफोर्स। इसके बाद है रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ये इतनी यहाँ पे है नहीं, राइट। प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप कंट्रीज में रूरल पॉपुलेशन इतनी यहाँ पे है नहीं, तो जो इनका जो प्राइमरी सेक्टर है उससे जो डिराइव्ड चीजें हैं उस पे ये लोग इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, फिर फूड ग्रेन हो गया, फूड प्रोडक्ट, फूड ग्रेन हो गया, तो ये लोग इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं क्योंकि इनके यहाँ रूरल पॉपुलेशन इतनी है नहीं, तो ये सब जो कॉमन सी चीजें हैं वो कौन करेगा, तो वो नहीं हो पाता है। इसके बाद है अर्बनाइजेशन, इनका प्रॉब्लम क्रिएट करता है अर्बनाइजेशन, तो ये खुद ही में एक अलग टॉपिक है अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम। अर्बनाइजेशन एज अ प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज में क्या पोज कर रहा है वो खुद में अलग टॉपिक है, बट अभी यहाँ पे अर्बनाइजेशन लिख लो,
अर्बनाइजेशन भी प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्रीज का, क्योंकि आप लोग को इसको रिलेट कर सकते हैं ना, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कंजेशन, फिर एक्सेट्रा करके छोड़ दो। बाकी जब अर्बनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां इसकी प्रॉब्लम डिटेल में लेंगे। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको अगर मैं समझाऊं, इसका मतलब क्या है? एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है श्रिंक कर रही है, या ओवरऑल ही पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, एक्चुअली श्रिंकिंग पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत कम है, नेगेटिव हो जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट भी 2.1 जितना होना चाहिए उससे काफी कम हो गया है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो काफी कम हो गया, तो श्रिंकिंग पॉपुलेशन है ओवरऑल। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डिलेमा ऑफ यूरोप, इसी चीज को बोला जाता है पॉपुलेशन डिलेमा ऑफ यूरोप। ठीक है, इतना लिख लिया, समझ में आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। सो हम लोग बात करते हैं ऑन अ जनरल नोट, सॉल्यूशंस टू पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन समझने से पहले जो अभी हम लोग ने प्रॉब्लम समझी है, इसको जरा मैं थोड़ा अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और एक जनरल डिस्कशन हम लोग उस पर करते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे तो हेडिंग में लिख लिया। यहाँ पे अगर देखें, पावर्टी, कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर्टी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखा है, सेक्स रेशियो अनफेवरेबल हो रहा है, फीमेल्स का नंबर गिर रहा है, फिर वाटर स्कार्सिटी है, वाटर स्कार्सिटी हो रखी है, इसके बाद एक्सेसिव क्राउडिंग हो रही है, जगह जगह पे क्राउडिंग हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एक जनरल अगर बात करी जाए। सो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे जो ये सारी चीजें हैं, इसको देखने के दो नजरिए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको देखने के दो नजरिए, एक ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के फेलियर के कारण हो रही है। अच्छे से ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर मतलब हमें एक तरीके से बोल दे कि कॉज समझना है, मेन रूट कॉज, तो हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम फेल होता हमें नजर आ रहा है। तो ये आपको कुछ सुनने में नहीं लग रहा है कि कुछ मार्क्स की तरह मैं बोल रहा हूँ, कुछ मार्क्स की तरह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? अगर ये प्रॉब्लम को हम लोग इस नजरिए से एनालाइज कर रहे हैं, so it is looking more like a Marxian statement। हाँ बिल्कुल। सो ये मार्क्स की तरह स्टेटमेंट और मार्क्स की तरह इसमें सॉल्यूशन भी निकल के आएंगे। दूसरा जो नजरिया है यहाँ इसको देखने का, वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस याद आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेस तो उसी सीमित मात्रा में है। ये कुछ ग्राफ हम लोग ने देखा था, फूड क्राइसिस हो गया था, ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट किसका था? सो ये भी देख सकते हैं, दूसरा नजरिया क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जिम्मेदार है, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ जिम्मेदार है। ये आइडिया था आपका माल्थस का, माल्थस। हाँ, सो दो नजरिए जो अभी हम लोग ने पढ़े,
वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम में यहाँ बिल्कुल करेक्टली डिपिक्ट हो रहे हैं। तो ये पहले ये बताइए, ये सबको समझ में आ गया ना, क्या है सिस्टम क्या है? ठीक है, तो जो ये मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है माल्थस की थ्योरी का आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करने के लिए, इसको बोला जाता है नियो माल्थूसियन। नियो माल्थूसियन, माल्थस वाला। चलो ऐसे समझ लो, माल्थस नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो, नियो माल्थस, नए तरीके से माल्थस के कॉन्सेप्ट अब पढ़ना। अब ऐसे समझ लो, नए तरीके से माल्थस की जो थ्योरी है उसको डिपिक्ट किया जा रहा है आज के टाइम पे। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये शब्द है वो प्रॉपर, नियो माल्थस। आज की जो प्रॉब्लम हो रही है रिसोर्सेस के कारण, आज की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और उसके कारण जो हम लोग कह रहे हैं कि रिसोर्सेज में सब कुछ आ गया, आपका एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आ गया, आपका पॉवर्टी आ गया, आपका क्राउडिंग, जितनी भी आज की ग्लोबल वार्मिंग और ये सब न्यू माल्थस कॉन्सेप्ट है। मतलब जो माल्थूसियन थ्योरी थी हमने उसको आज के टाइम पे लगाया कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे, रिसोर्सेस की स्कार्सिटी हो रखी है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, उसके कारण यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसको बोलते हैं नियो माल्थूसियन कॉन्सेप्ट, नियो माल्थस। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, राइट? अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो क्या? सॉल्यूशन टू पॉपुलेशन प्रॉब्लम। सॉल्यूशंस टू पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। अब इसमें जो मैं बात करूंगा वो अलग कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा जो आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो इसमें अगर हम बात करें माल्थूसियन अप्रोच की, माल्थूसियन अप्रोच की, ये अगर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है और इसमें हम माल्थूसियन तरीका अपनाना चाहें तो क्या होगा? लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ, यूज रिसोर्सेस जुडिशली, use resources judiciously, control the access, control the access and use of resources, उसको कंट्रोल करो। सो माल्थूसियन अप्रोच कहता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको लिमिट करो, जो रिसोर्सेज है उसको जुडिशियली इस्तेमाल करो, मतलब फालतू का जो वेस्ट है उसको नहीं, अवॉइड करना उसको। कंट्रोल द एक्सेस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसको कंट्रोल करो। सो ये बेसिकली जो बात आती है निकल के वो किस तरीके डिपिक्ट करती है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब रिसोर्सेज के हिसाब से पॉपुलेशन। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो आता है वो माल्थस के ही स्टेटमेंट से आगे निकल के आता है। इसको बोलते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ अप्रोच, लिमिट्स टू ग्रोथ अप्रोच। हाँ बिल्कुल सही, सब कनेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया पढ़ना। लिमिट्स टू ग्रोथ अप्रोच आगे निकल के ये आता है। सो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट और लिमिट्स टू ग्रोथ अप्रोच, ये माल्थूसियन अप्रोच है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सो अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अब ये समझते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऑल गुड टिल हियर? चलो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, optimum population, it is a concept, it is a concept, it is a concept
that stresses that there exists a right size of population, which is ideal in terms of achieving the best and the maximum level of development ये एक ऐसा नंबर है पॉपुलेशन का जो कि आइडियल है। अगर ये नंबर आपके पास आ जाता है किसी रीजन में तो आपका रिसोर्सेस का प्रॉपरली इस्तेमाल होगा और आप वहां के लिए मैक्सिमम डेवलपमेंट अचीव कर लोगे। ये है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। सो इट इज जस्ट लाइक अ magic number. It is just like a magic number. It is just like a magic number that a society can aspire for, wishes for, where the resources are neither overused and overexploited, nor are they underutilized. तो आपसे अगर पूछा जाए डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो आपको इनमें से जो भी समझ में आए वो लिखिएगा। So it is a concept that stresses that there exists a right size of population which is ideal in terms of achieving the best and maximum level of development. It is just like a magic number, ये कोई जादुई नंबर है that a society can aspire for, wishes for, where the resources are neither overused and overexploited nor are they underutilized. तो best resource का utilization होता है optimum population पे। ठीक, आगे लिखिए। This idea is a Malthusian concept. This idea is a Malthusian concept, but was developed by Carl Saunders, Dalton and Robbins. Carl Saunders, Dalton and Robbins. ठीक, अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो पहले हम बना ले, समझा ले, उसके बाद आप लोग बनाना। एक तरफ है डेवलपमेंट, एक तरफ है पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पे क्या है, अचीव हो रहा है हमारा मैक्सिमम डेवलपमेंट इस पॉइंट पे। यहाँ के लिए ये क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है ना। अब ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन के अगर हम लोग नीचे रहते हैं, इधर रहते हैं, तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है? उतना नहीं हो रहा है।
तो पॉपुलेशन हमारी कम हो गई, डेवलपमेंट नीचे है, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर पॉपुलेशन। ये अंडर पॉपुलेशन एरिया है। फिर हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, डेवलपमेंट भी नीचे चला गया, वो कंडीशन है हमारी ओवर पॉपुलेशन की, ओवर पॉपुलेशन। सो अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। सो ये डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के बीच में एक ग्राफ है। डेवलपमेंट का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, डेवलपमेंट का मेरा यहाँ पे मतलब है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, राइट, आपका जीडीपी का साइज, जीडीपी का साइज। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट मतलब यहाँ थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है पूरा का पूरा। सो अंडर पॉपुलेशन में ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लेस लेबर है, पॉपुलेशन कम हो गई ना, लेस लेबर है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, सरप्लस लेबर हो गया, सरप्लस लेबर हो गया, ओवर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूजेज या एक्सप्लॉयटेशन भी कह सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब बना लो आप लोग, जैसे बना लेना बता देना। यूरोप को ओवर में रखेंगे, ओवर पॉपुलेशन वहां पे। अब ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्रीज, यस कुछ कंट्रीज में ओवर पॉपुलेशन वैसे ना देखो पढ़ रहा, ओवर पॉपुलेशन मतलब एजेड पॉपुलेशन नहीं है, ओवर पॉपुलेशन को हम लोग नंबर से गिनेंगे, नंबर से कितने लोग हैं। तो ये नंबर का खेल चल रहा है, हाँ। ओके, आई थिंक बना लिया सबने। तो अब जल्दी से इवैल ओके ठीक, कूल। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करें जरा, क्या ये चीज कैसी क्या है। तो ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये बात करी जाए, इट इज सजेस्टिंग अ नंबर, इट इज एक्चुअली सजेस्टिंग अ नंबर कि ये इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे इतनी कम है, इतनी ज्यादा है, राइट। साइज विच इज आइडियल, साइज विच इज आइडियल, इसकी बात कर रही है ये थ्योरी, साइज विच इज आइडियल, इसकी बात कर रही है। तो दूसरी बात, it does not talk about, it does not talk about, it does not talk about that resources are dynamic, right, that resources are dynamic in nature, resources are dynamic in nature। ये तो इंसानों पे है ना कि कौन सा नया रिसोर्स कब यूटिलाइज करने लग जाए, नए रिसोर्सेज भी डिस्कवर किए जा सकते हैं, न्यू रिसोर्सेज कैन बी डिस्कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज तक अभी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, उसको इंसान नहीं जानता था, अब तो इसकी होड़ लगी हुई है, इंडियन ओशन में इसकी भरमार है। तो अभी तक तो ये रिसोर्स नहीं था, जानकारी नहीं थी, अब इंसान को जानकारी हुई कि अच्छा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी कुछ होता है, और इसमें पॉलीमेटालिक कई मेटल्स एक साथ मिल जाते हैं, सी बेड में पाया जाता है, तो अब इस पे होड़ हो गई है। अभी तक फिर क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी, पहले तो नहीं पता था न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वो तो बाद में आया ना। ऐसे सोलर एनर्जी, पहले तो इंसान जब स्टार्टिंग में इंसानों को कहाँ पता था। तो मतलब कहने का है नए नए रिसोर्सेस खोजे जा रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी में उसको अकाउंट नहीं किया है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे नहीं कंसिडर किया गया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस
इनोवेशन, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, इनोवेशन होते हैं, वो रिसोर्स डेवलपमेंट में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. सो दीज आर नेग्लेक्टेड, these are neglected, right, these are neglected. इसके बाद अब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, मैं इस पे आप लोगों को एक ग्राफ समझाना चाहता हूं. पहले ये और लिख लो थोड़ा, अच्छा एक दो पॉइंट और. इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्यादा पॉपुलेशन को नेगेटिव कनोटेशन दिया गया है, नेगेटिव वे में देखा गया है. लेकिन अगर बात करें इन डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन डेवलपमेंट, more than the size of population, in development, more the size of the population, more than the size of the population, what matters is the quality, what matters is the, जैसे चाइना को देखो, what matters is the quality of the skill sets, quality of the skill sets, skill sets and training, skill sets and training and social condition, and social condition that makes development possible, that makes development possible. तो ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है, साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपकी क्वालिटी ऑफ द स्किल सेट्स, वहां के जो लोग हैं उनके पास क्या स्किल है, क्या ट्रेनिंग लेवल है उन सबका, क्या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, वो ज्यादा मायने रखती है. ठीक, ये हो गई बात. फिर एक लास्ट पॉइंट इसी में ऐड कर दीजिए. इस थ्योरी को हम लोग नकार भी नहीं सकते हैं पूरी तरीके से. ये पॉइंट लिखिए, पॉपुलेशन एज द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एज द basis of problem cannot be entirely disregarded, cannot be entirely discarded. The fact is that the earth is, the fact that the earth is ultimately finite, na, ultimately finite. So क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. फाइनाइट सॉइल है, फाइनाइट सॉइल अपने पास, फाइनाइट वाटर है अपने पास, फाइनाइट वाटर है अपने पास, फाइनाइट ability of earth to absorb, finite ability of earth to absorb, प्रदूषण भी झेलने की एक क्षमता है उसमें. फाइनाइट एबिलिटी, फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स, फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स, राइट. तो ये सब क्या है, ये सब अगर पॉपुलेशन को नहीं चेक किया गया तो ये सब तो फाइनाइट है ना, ये सब तो खत्म हो जाएंगे, सब तो खत्म हो जाएंगे. नेचुरल सिस्टम की एक लिमिट है ना, नेचुरल सिस्टम की, जहां तक वो अपने को रिसाइकिल कर सकता है, हील कर सकता है, रिसाइकिल कर सकता है, हील कर सकता है. अगर उससे आगे आप उसको ले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है नियो माल्थूसियन कॉन्सेप्ट, नियो माल्थूसियन कॉन्सेप्ट. आगे जाके एक थ्योरी आएगी और एक कंप्यूटर सिमुलेशन चलेगा, लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो इसी में आया है. लिमिट्स टू ग्रोथ जो मॉडल चला कंप्यूटर पे, अलग अलग एल्गोरिदम से चलाया गया, दिखाया गया पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो उसके साथ अर्थ में जो पॉल्यूशन लेवल है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, वो सब आगे कैसे चेंज होगी. तो लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, ये साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग बोलते हैं क्लब ऑफ रोम, कई लोग थे इसमें इन्वॉल्व, उन्होंने किया ये स्टार्ट, क्लब ऑफ रोम 1972, लिमिट्स टू ग्रोथ.
ठीक है, इसी के बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आता है ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखाया था कि जो रिसोर्सेज आगे मिलते जाएंगे, ये इट डज नॉट टॉक्ड अबाउट द रिसोर्सेज आर डायनेमिक इन नेचर, न्यू रिसोर्सेज कैन बी डिस्कवर्ड। तो ये इस पे एक आप लोग ग्राफ समझिए, इस पे एक ग्राफ समझिए। अभी तक हम लोग जानते हैं कि ग्राफ अपना कुछ इस तरीके का दिखता है, एक तरफ है डेवलपमेंट, एक तरफ है आपका पॉपुलेशन। तो हमने अभी देखा कि ये है ऑप्टिमम लेवल पॉपुलेशन थी, यहाँ पे इसको O1 हम कह दे रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था। ये तब डेवलपमेंट हो रहा था जब टेक्नोलॉजिकल लेवल मान लो T1 था, T1 टेक्नोलॉजिकल लेवल, ठीक है, T1 टेक्नोलॉजिकल लेवल था। लेकिन अब मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल लेवल जो है एक सोसाइटी का वो बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब उसने रिसोर्सेस को और अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी कि घटेगी? जो O1 है राइट वर्ड शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट वर्ड? हाँ ओके ठीक है। हाँ अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? एक गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज O1 एंड द मैक्सिमम डेवलपमेंट इज D1। जब टेक्नोलॉजी और बढ़ जाएगी तो जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। अब ये हो गया O2, ये आ गया फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी T2। फिर अगर एक नई टेक्नोलॉजी आ गया, नए रिसोर्सेस कुछ खोज लिया गया, तो फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो अब केटर हो सकती है वो और बढ़ जाएगी, O3। सो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा फॉर गिवन टेक्नोलॉजिकल लेवल T3, बट T1 इज ग्रेटर देन सॉरी T1 is less than T2 is less than T3। ये गिवन टेक्नोलॉजिकल लेवल है और ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन अंडर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल लेवल्स, ठीक। तो सबको समझ में आई चीजें जो आज पढ़ा है, चीजें सबको समझ में आई? तो आज हम लोग ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसकी हिस्ट्री समझ ली, इसकी हिस्ट्री पहले समझ ली, फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसको समझ लिया। इसके बाद पॉपुलेशन की प्रॉब्लम समझ ली, इसके बाद पॉपुलेशन का सॉल्यूशन समझा, माल्थूसियन को जो हम लोग ने बोला ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अभी ये चलेगा, अभी हम लोग का चल रहा है, अभी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट और है। तो पॉपुलेशन सॉल्यूशन, ठीक है। सो कोशिश करेंगे कि इसके रिगार्डिंग और मैं आप लोग को बता पाऊं। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो रहेगा रेस, रेसेस, रेसेस, ठीक है, रेसेस ऑफ ह्यूमन काइंड, वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेसेस ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। अब ऐसा करिए, ऐसा करिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी बुक उठाइए, ह्यूमन ज्योग्राफी, हाँ पढ़ना, वही वही सब आएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पेज नंबर 155, पेज नंबर 155। पहुंच गए सब लोग? पेज नंबर 155।
पेज नंबर 155 देखिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। राइट, सो इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन एवरी कंट्री देयर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन। पहली लाइन, द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट व्हिच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड। ये है ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात। If the population exceeds the optimum level, the per capita income falls. जैसे हम लोग ने अभी ग्राफ में देखा था, डेवलपमेंट वाला नीचे ग्राफ जा रहा था। The standard of living declines and the country becomes overpopulated. ठीक, इसके बाद the distribution pattern and density of population are highly unevenly distributed over the earth. The pressure of population on the resource base and available technology determine whether the region is overpopulated or underpopulated. इसके बाद 6th लाइन देखिए, सेकंड पैरा में इसी में, a country is said to have an optimum population when the number of people is in balance with the available resources. ठीक, optimum conditions can only be maintained if the exploitation of new resources or the development of other forms of employment keeps pace with the increase in population. If the population becomes too large, the law of diminishing returns begins to operate. ये important है, underline कर लीजिएगा, law of diminishing returns. लास्ट पैरा में आइए, लास्ट पैरा, लास्ट से 5th लाइन, there are vast mineral resources, there are vast mineral resources which could support industrial development in Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan. But in the past, Central Asia was inhabited mainly by pastoralists who knew nothing of modern technology. तो ये रीजन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, ये रीजन्स अंडर पॉपुलेटेड हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस की भरमार है लेकिन उस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। समझे? एग्जाम्पल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, मिनरल्स की भरमार है लेकिन उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद देखिए पेज 156, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, पॉइंट 1, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब लिखा दिया है हमने आप लोग को, इसमें से पढ़ना चाहो पढ़ लेना। पेज 158, पेज 158, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ, स्मॉलर वर्कफोर्स, रूरल पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। ठीक, फिर पेज 159 पे देखिए, पॉपुलेशन डिलेमा ऑफ यूरोप, population dilemma of Europe. Although the world population is increasing, especially in developing world, and unprecedented rates is sent over World War II, this the fast pace of population, some of the European countries are facing an opposite trend in their population. This is known as population dilemma of Europe. हमने शब्द लिखाया था ना वहां पे। अरे सबको मिल रहा है, ठीक है, सबको पॉइंट्स मिल रहे हैं ना जो बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सब। पॉइंट 1 देखिए, इट इज ओल्डर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। इसके बाद पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन इज स्टैग्नेटिंग और डिक्लाइनिंग। फर्टिलिटी रेट्स बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल चला गया, 2.1 से नीचे जा चुका है। कंट्रीज लाइक अल्बेनिया, बोस्निया, लातविया इज रिप्लेसिंग इट्स पॉपुलेशन थ्रू नेचुरल इंक्रीज। एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज Albania, Iceland are below 0.5%. Germany is the oldest population in the world. Young 13%, middle age 66%, 21% retired people. Germany 0.5 की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग, कल हम लोग मिलेंगे और इसी पे बात करेंगे। सोशल वेलबींग वगैरह हम पढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट क्या है सोशल वेलबींग का, और सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट कल हम पढ़ा देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रेसेस शुरू करेंगे।
ऑलराइट, चला जाए। ठीक, थैंक यू, जितना पढ़ाया रिवाइज करते रहिएगा चीजों को। ठीक, चलिए बाय 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 बाय।